देवी एपिसोड 5। ये उस 3 रोज़ा दहशत का पहला दिन था जो फूलन देवी के मुकद्दर में लिखी जा चुकी थी। बाज़ लोग जिस काम को एक दफ़ा कर लेते हैं वो उनके मामूलात में शामिल हो जाता है। बाबू गुज्जर भी ऐसे ही लोगों में से था। उसने फूलन के साथ अगले दिन भी वही सलूक किया जो उसने पहले दिन किया था। अगले रोज़ उसने अपने जत्थे को कूच का हुक्म दिया तो 2 आदमियों को फूलन की निगरानी पर मामूर कर दिया। वो 1 मिनट के लिए भी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो सकती थी। विक्रम मल्लाह को ये सूरत हाल पसंद नहीं थी और वो बाबू गुज्जर को समझाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। लेकिन ये जंगली लोग अखलाक के किसी पैमाने को तस्लीम नहीं करते। जो चीज़ इन्हें अच्छी लगती है उसे वो किसी कीमत पर छोड़ना पसंद नहीं करते और बाज़ औक़ात मुखालफत करने वाले को कत्ल तक कर डालते हैं। बाबू गुज्जर, तुमने अमृत लाल का नाम ज़रूर सुना होगा। विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को समझाते हुए कहा। वो भी इन्हीं जंगलों का शेर था और बड़े दबदबे का मालिक था। बड़े बड़े सूरमा उसका नाम सुनकर कांपते थे, लेकिन वो एक औरत की वजह से मर गया। बाबू गुज्जर आंखें निकालता हुआ बोला, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो विक्रम? सिर्फ समझा रहा हूं, विक्रम मल्लाह ने कहा। अमृत लाल को उसके गिरोह के एक आदमी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था और ये कत्ल एक औरत की वजह से हुआ था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लड़की को तुम जो सबके सामने जलील करते हो ये अच्छा नहीं करते। मुझे डर है कि अपने ही आदमियों में से कोई तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। किसी और का तो मुझे पता नहीं, पर तुम जरूर मेरे खिलाफ होते जा रहे हो। देखो बाबू, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और दोस्त वो होता है जो दोस्त को खतरे से आगाह करे और गलत काम से रोके। बाबू गुज्जर कहका लगाता हुआ बोला, फिर तो मुझे भी दोस्ती का हक अदा करते हुए खतरे से आगाह कर देना चाहिए। तो सुनो, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करो। मैं साफ रास्ते पर चलने का आदी हूं, समझे? विक्रम खामोश हो गया। वो समझ गया कि बाबू गुज्जर सुनने और समझने की हदूद से दूर जा चुका है। तीसरे रोज उन्होंने घाटियों में एक मकाम पर रात गुजारने के लिए डेरा डाला। रात के खाने के बाद बाबू गुज्जर ने हस्बे मामूल फूलन देवी के साथ जालिमाना सलूक शुरू कर दिया। विक्रम मल्लाह के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो इस खेल को ख़त्म करने का फैसला कर चुका था। वो बाबू गुज्जर के सामने जा खड़ा हो गया और उससे कहा कि वो फूलन पर जुल्म करने से बाज आ जाए। जुल्म? बाबू गुज्जर ने कहका लगाया। अभी तक तो मैंने जुल्म नहीं किया, लेकिन आज मैं तुम्हें बताता हूं कि जुल्म क्या है। उसने अपनी चमड़े की बेल्ट उतारी और फूलन की तरफ बढ़ा। विक्रम मल्लाह अपनी राइफल बुलंद करता हुआ बोला, बाबू, इससे आगे एक कदम भी ना उठाना। बाबू गुज्जर का चेहरा गुस्सा से सुर्ख हो गया और वो तेजी से अपनी राइफल की तरफ बढ़ा, और यही उसकी गलती थी। विक्रम ने अपनी राइफल की लुबलुबी दबा दी और एक ही गोली से बाबू गुज्जर को ठंडा कर दिया। ये देखकर बाबू गुज्जर के 2 साथियों ने अपनी राइफलें बुलंद कर लीं, लेकिन विक्रम मल्लाह ने उन दोनों को भी शूट कर दिया। बाकी डाकू कुछ नहीं बोले। और कौन है इस लाश का हमायती? विक्रम चिल्लाया। औरत को तमाशा बनाने वालों का यही अंजाम होता है। आज से मैं तुम लोगों का सरदार हूं। जिसको मेरी सरदारी मंजूर ना हो वो अपना रास्ता ले। मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। ये खुशी का सौदा है।
हम तुम्हारे साथ हैं, शंकर ने कहा। हमें भी बाबू गुज्जर की हरकतें पसंद नहीं थीं। विक्रम मल्लाह फूलन के सामने गया और उसकी आंखों में आंखें डालता हुआ बोला, फूलन देवी, आज से तुम मेरी हो। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? फूलन तंजिया लहजा में बोली, माल मवेशियों को भला क्या एतराज हो सके है। अब तू इंसानों की तरह रहेगी। विक्रम ने उसे यकीन दिलाया, जैसे हम रहते हैं तू भी वैसे ही रहेगी। क्या तुझे इस जंगली की मौत से खुशी नहीं हुई? एक जंगली की मौत से क्या फर्क पड़े है? फूलन ने कहा, मुझे अब तक सब ऐसे मिले हैं, जानवर, जंगली, वहशी। अपनी अपनी किस्मत की बात है, विक्रम ने कहा और फिर अपने साथियों को लाशों को ठिकाने लगाने के बारे में हदायत देने लगा। विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को कत्ल करके जिस गिरोह की क़यादत संभाल ली थी, उसके असल लीडर दो ठाकुर भाई थे जो एक डकैती के जुर्म में जेल काट रहे थे। उनके नाम श्री राम और लाला राम सिंह थे। उन दोनों को वादिये चंबल के कसाई कहा जाता था। ये अपने दुश्मनों को हलाक करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर देते थे, लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो पुलिस उन पर सवाए चोरी के कोई इल्ज़ाम साबित ना कर सकी, क्योंकि मकतूलीन के वरसा उनके खिलाफ ज़ुबान खोलते हुए खौफ खाते थे। ये दोनों भाई जिस रास्ते से गुजरते उस रास्ते पर तबाही और बर्बादी की दास्तानें छोड़ जाते। वादिये चंबल और बंदेल खंड के डाकू भी उनसे डरते और उनके रास्ते में आने से गुरेज करते थे। विक्रम मल्लाह के हाथों हलाक होने वाला बाबू गुजर उनका नायब था और कायम मुकाम सरदार की हैसियत से काम कर रहा था। जब जेल में उन्हें बाबू गुजर के कत्ल की इत्तला मिली तो दोनों सख्त बरअफरोख्ता हुए। श्री राम गुस्से का इजहार करता हुआ बोला, ये भंगी की औलाद शूदर का बच्चा विक्रम मल्लाह तो हमारी जूतियां सीधी किया करता था, आज ये हमारी गद्दी पर बैठ गया है। जब कुत्ते की मौत आती है तो वो मालिक की तरफ मुंह करके भौंकने लगता है, लाला राम ने कहा। जेल से छूटने के बाद उसकी बोटियां चीलों को डालेंगे। मामूली उचक्का है, श्री राम ने कहा। हमारे लिए मुखबरी किया करता था। हमने उस पर तरस खाकर अपने ग्रोह में शामिल कर लिया तो उसका दिमाग खराब हो गया। बर्तन धोना और सामान उठाना उसका काम था। उसने राइफल उठाकर अपनी मौत को दावत दी है और सुना है कि उसने एक औरत भी रखी हुई है। उसका नाम फूलन देवी है, श्री राम सिंह ने कहा, और ये भी नीच जात से ताल्लुक रखती है। मेरा बस चले तो मैं जेल की दीवार तोड़कर निकल जाऊं और दोनों की खाल खींच लूं। वो शूदर औरत को नाली का कीड़ा और बदशगुनी की अलामत समझते थे। शूदरों से नफरत उनके खून में शामिल थी और ये नफरत नस्ल दर नस्ल चलती आ रही थी। वो शूदर की बराबरी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बाबू गुजर की मौत के बाद विक्रम मल्लाह ने फूलन के साथ अच्छा सलूक किया और चंद रोज़ के अंदर फूलन को वो माहौल और वो ज़िंदगी अच्छी लगने लगी। बाबू की मौत के बाद उसके भाई के अगवा का ख़तरा टल गया था और अगर वो चाहती तो अपने घर जा सकती थी, क्योंकि विक्रम ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। उसके सामने फरार के 20 मौके थे, मगर वो नहीं गई। विक्रम मल्लाह की सरपरस्ती में उसने तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया। उसकी खातिर विक्रम ने 3 आदमी कत्ल किए थे। गांव में उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा क्या है। उसका बूढ़ा बाप उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रहा था, लिहाजा उसने बुरे लोगों के दरमियान इज्जत महसूस की और इन्हीं को अपना कुंबा समझना शुरू कर दिया। इन डाकुओं में ज़्यादातर शादीशुदा थे।
और अक्सर अपने बीवी बच्चों से मिलते रहते थे। गो कि ये एक खतरे की बात थी। ये लोग कसीरुल अयाल ख़ानदानों के अफराद थे और उनके गांव घाटियों के इर्द गिर्द 6 मील के दायरे में फैले हुए थे। वो गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी परवरिश सख्त हालात में हुई थी। तकरीबन सभी को ये शिकायत थी कि उनके बाप उनसे सख्ती किया करते थे। अगरचे छोटी छोटी गलतियों पर उनकी पिटाई हो जाती थी, ताहम उनके वालिदैन ने उनकी तालीम और तरबियत की कभी परवाह नहीं की थी। ना ही उनके वसाइल और हालात इस बात की इजाज़त देते थे। ये जराइम पेशा लोग फूलन देवी को अच्छे लगने लगे क्योंकि उनके दरमियान वो खुद को मजबूत और बेखतर महसूस करती थी। फिर वो उसकी इज्जत भी करते थे क्योंकि वो उनके सरदार की मंजूर नज़र थी। विक्रम ने उसे जंगल की जिंदगी के तौर तरीके भी समझाने शुरू कर दिए थे। एक शाम जब वो अलाव के गिर्द बैठे खा पी रहे थे तो विक्रम मल्लाह ने फूलन को बताया कि वो वाकई उसकी नाक काटना चाहता था। क्यों रे? फूलन ने कहा। तू मेरी नाक क्यों काटना चाहे था? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, विक्रम ने कहा। हट, मोहब्बत हो जावे तो नाक काट लेवें। मुझे तेरे पर बहुत गुस्सा था, विक्रम ने कहा। मैं तो समझा था कि तू मेरे पास आई है, पर तू पके हुए आम की तरह बाबू गुजर की चोली में जा गिरी। लो, ये अच्छी बात करो हो। मैं ना तेरे पास आई थी और ना उस सुअर गुजर के पास। मुझे तो सर छुपाने के लिए ठिकाने की जरूरत थी। कैलाश ने मुझे इधर भेजा, मैं चली आई। अगर ये मालूम होता कि वो मुझे जंगलियों के बीच में भेज रहा है तो मैं कभी यहां ना आती। विक्रम पुरख्याल लहजे में बोला। कैलाश ने तेरे बारे में जो कुछ बताया था उसे सुनकर मैं तेरा दीवाना हो गया था। ये सुनकर फूलन को कैलाश पर बहुत गुस्सा आया। वो उसका शोहर होने के बावजूद ऐसी बातें करता फिरता था, पर उसने अपने गुस्से को जाहिर नहीं किया। विक्रम मल्लाह बात जारी रखता हुआ बोला। जब मैंने गुहानी में पहली बार तुझे देखा था तो उसी वक्त दिल हार गया था। मेरा ख्याल था कि तू भी मेरे लिए ऐसा ही महसूस करती है। फूलन बिगड़कर बोली। पराई बीवी को ऐसी नजरों से देखकर तुझे शर्म ना आई? जब तू कैलाश की बीवी कहाँ थी, उसने यही बताया था कि तू उसकी दोस्त है। चल, और कुछ नहीं तो मैं भी तेरे दोस्त का दोस्त तो था ही, लेकिन तूने आंख उठाकर भी मेरी तरफ नहीं देखा। अगर बाबू गुजर गड़बड़ ना करता तो इस बरसात की रात मैं जरूर तेरी नाक काट डालता, पर यह अच्छा ही हुआ। क्या अच्छा हुआ? यही कि गुज्जर ने तुझे मेरे हवाले नहीं किया, वरना मैं बहुत गुस्से में था और जरूर तेरी नाक काट डालता। और फिर भी तू अपने आप को सूरमा समझे है। एक मजबूर औरत की नाक काटना कौन सा मुश्किल काम है? ये तो ऐसे ही है जैसे किसी बिल्ली की दुम काट दी जाए। गैरत भी तो कोई चीज होवे है। फूलन विक्रम की नाक पकड़ती हुई बोली। क्या सारी इज्जत नाक के अंदर ही होवे है? विक्रम ने कहका लगाया, लेकिन फूलन देवी संजीदा रही। जिस अलाव के गिर्द वो बैठे हुए थे उसके ऊपर एक मोटे कपड़े की चादर तनी हुई थी। फूलन उस चादर को देखती हुई बोली। ये चादर ऊपर क्यों तान रखी है? बात यह है कि पुलिस हर वक्त हमारी ताक में रहती है, विक्रम ने कहा। अगर उन्हें जंगल में कहीं धुआं उठता दिखाई देगा तो वो फौरन समझ जाएंगे कि धुएं वाली जगह पर कोई इंसान मौजूद है।
और इन जंगलों में डाकुओं के सिवा कोई दूसरा इंसान कदम नहीं रखता। ये चादर धुएं को ऊपर नहीं जाने देती। फूलन दिलचस्पी लेती हुई बोली, पुलिस से बचने के लिए तुम लोग और क्या कुछ करते हो? विक्रम ने शक आलूद नजरों से उसकी तरफ देखा। क्यों? क्या हमारी मुखबरी करने का इरादा है? मुखबरी करने का क्या फायदा? पुलिस वाले तो तुम लोगों से भी बुरे हुए हैं। क्या तू हमको बुरा समझती है? मेरे समझने से क्या होवे? क्या तुम अपने को अच्छा समझो हो? इस संसार में कोई भी अच्छा नहीं है, विक्रम ने कहा। हम तो बुरे हैं और बुरे ही नजर आते हैं, पर ज्यादा बुरे वो हैं जो मन के पापी और तन के उजले हैं। अंदर से सांप हैं पर ऊपर से साफ नजर आते हैं, जग को फरेब देते हैं। इतनी मोटी बातें मेरे पल्ले ना पड़ें, फूलन ने कहा। मैंने तो ये पूछा है कि पुलिस से बचने के लिए तुम लोग क्या करते हो? बहुत कुछ करते हैं। पुलिस से बचने के लिए हमारे साथ रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। मसलन हमारे 4 आदमी हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं, एक सीधे हाथ, एक उल्टे हाथ, एक आगे और एक पीछे। जब हम कूच करते हैं तो एक आदमी हरावल के तौर पर चलता है। अगर आगे कोई खतरा हो तो वो फौरन किसी जानवर की आवाज निकालकर हमें खबरदार कर देता है। जिस जगह हम डेरा डालते हैं वहां कचरा या खाने की चीजों के टुकड़े नहीं छोड़ते। जो जलने वाली चीजें होती हैं उन्हें जला देते हैं, जैसे खाली पैकेट, सिगरेटों के टोटे या और इस किस्म की चीजें। अगर खाने के टुकड़े पीछे रह जाएं तो उनके ऊपर पंछी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पुलिस चौकस हो जाती है। हमारी राइफलें हमेशा लोड होती हैं और हम हर वक्त पुलिस मुकाबले के लिए तैयार रहते हैं। कदरे तवक्कुफ के बाद उसने कहा, तुम खुशकिस्मत हो फूलन, तुम्हें हमने अपने गिरोह में शामिल कर लिया है। हूं, ये भी कोई खुशकिस्मती है? हाँ, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, विक्रम ने कहा। हम नए लोगों को आसानी के साथ अपने गिरोह में शामिल नहीं करते। उनमें पुलिस के मुखबर भी हो सकते हैं और ऐसे बुज़दिल भी हो सकते हैं जो गिरफ्तारी के बाद पुलिस को सब कुछ बता दें। इसलिए हम मुश्किल ही से किसी नए आदमी पर भरोसा कर सकते हैं। बाजों को मायूस होकर वापस जाना पड़ता है। जब कोई नया शख्स डाकू बनने की ख्वाहिश के साथ किसी गिरोह के पास जाता है तो उसके बारे में बड़ी बारीकी से छानबीन की जाती है। पहले उसकी ज़ात, ख़ानदानी पसे मंज़र, जिस्मानी हालत, पसंद और नापसंद, फर्माबरदारी और हथियारों के इस्तेमाल के बारे में उसकी सलाहियत परखी जाती है। लेकिन इन सब बातों से अहम ये बात पूछी जाती है कि मज़कूरा शख्स क्यों डाकू बनना चाहता है। बाज़ उम्मीदवार किसी पुराने डाकू की सिफारिश लेकर आते हैं, लेकिन इतनी छानबीन के बावजूद बाज़ औक़ात पुलिस का कोई मुखबर भी उन डाकुओं में शामिल हो जाता है। फूलन विक्रम की राइफल की तरफ देखकर बोली, ये बंदूक कहाँ से ली है तुमने? ऐसी बंदूकें हम पुलिस वालों से लेते हैं, विक्रम ने जवाब दिया। कभी उनसे खरीदते हैं और कभी छीन लेते हैं। फूलन हैरान होकर बोली, ये तुम अजीब बात कहो हो। पुलिस वाले तुम्हारे दुश्मन भी होवें और तुम्हारे पास बंदूकें भी बेचें? ये बात मेरी समझ में ना आवे है। इस संसार में सब चलता है। पुलिस वाला हम पर गोली चलाता भी है और हमारे पास गोली बेचता भी है। जब वो गोली चलाता है तो सरकार का नौकर होता है और जब गोली बेचता है तो गरीब आदमी होता है।
उसे अपने बीवी बच्चों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। खैर छोड़ो इन बातों को। हम एक वारदात का मंसूबा बना रहे हैं और इस वारदात में तू भी हमारे साथ चलेगी। फूलन के चेहरे पर हैरत, खुशी और खौफ का मिला जुला तासुर नमूदार हो गया। बोली, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी डकैती की वारदात में? विक्रम इस बात में सर हिलाने लगा। वो फूलन को ऐसे रास्ते पर लगाना चाहता था जिसमें वापसी का कोई इम्कान ना हो। फूलन घबरा कर बोली, अगर पुलिस मौका पर पहुंच गई तो क्या होगा? मुझे तो बंदूक पकड़ने का ढंग भी ना आवे है। तू कोई चिंता मत कर, विक्रम मल्लाह ने कहा। मैं तुझे एक दिन में राइफल चलाना सिखा दूंगा। पुलिस के साथ मुकाबला करने का ढंग भी बता दूंगा। अगले चंद रोज में विक्रम ने फूलन को डबल बैरल शॉटगन, 303 और 430 राइफल चलाना सिखा दी। पहली गोली चलाने तक फूलन कुछ घबराहट महसूस करती थी, लेकिन जब उसने कंधे से राइफल लगाकर पहला फायर कर दिया तो उसकी सारी झिझक जाती रही, बल्कि उसके दिल में एतमाद पैदा हुआ। उसके बाद कुछ रोज तक वो विक्रम की निगरानी में निशानाबाजी की मशक करती रही। इसी दौरान उसने घुड़सवारी भी सीख ली। इन तमाम मराहिल से गुजारने के बाद विक्रम ने उसे एक 430 माउसर राइफल दी और कहा, अब ये राइफल तुम्हारी है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। फूलन पुरशौक नजरों से राइफल और गोलियों की पेटी को देखती हुई बोली, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं कहां से लाऊंगी कीमत? विक्रम उसे समझाता हुआ बोला, चंद रोज के अंदर हम एक वारदात पर जाने वाले हैं। हमने गांव के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली हैं और पूरी तैयारी कर ली है। उसी वारदात में जो माल हमारे हाथ लगेगा उसी में से सबको हिस्सा मिलेगा। तुम्हें भी मिलेगा। तुम अपने हिस्से में से कुछ रकम राइफल की कीमत में अदा कर देना। फूलन सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद बोली, विक्रम मुझे अपने साथ मत ले जा। मैं डाकू नहीं हूं, एक सीधी सादी औरत हूं। मुझे एक छोटा सा घर चाहिए जहां मैं अपने परिवार की सेवा कर सकूं। लेकिन विक्रम मल्लाह ये नहीं चाहता था। वो फूलन को हमेशा अपने साथ रखना चाहता था और इसका एक ही तरीका था, फूलन उसके साथ वारदातों में हिस्सा ले, लूट मार करे और लूट मार के दौरान देहातों के लोग इसे देखें, इसका नाम सुने और इसे पहचानने लगें, ताकि इसका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाए। इसका शुमार मफरूर मुजरिमों में होने लगे, बल्कि इसके हाथों एक आध आदमी का कत्ल भी करा दिया जाए, ताकि वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। फूलन देवी, तेरे सितारों में गड़बड़ है, विक्रम ने चालाकी से कहा। तेरी किस्मत में घर बार नहीं है। देख, गौर से मेरी बात सुन। तेरे बाप ने तुझे 3 बार घर से धक्का दिया। तेरे पति ने तुझे मार पीट के घर से निकाला। तेरे ताया ने तुझे जलील किया। कैलाश के घर वालों ने तुझे धक्के दिए। फिर अब तू कौन से घर की बात करे है? क्या इस संसार में कोई भी शरीफ आदमी नहीं है? आंखें खोल के देख, शरीफ आदमी तेरे सामने बैठा है। यहां तुझे क्या तकलीफ है? घर का चक्कर छोड़। ये आज़ादी की जिंदगी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। जिसको दुनिया थतकार देती है उसे हम सीने से लगाते हैं, लेकिन जो हमारे साथ फरेब करता है हम उसके सीने में गोली उतार देते हैं। हम सजनों के सजन और बैरियों के बैरी हैं। भूल जा घर को। अब तेरा कोई घर नहीं है। हां, तू अपने घर वालों को रुपया पैसा दे सकती है।
फूलन राइफल पर हाथ फेरती हुई ख्यालों में खो गई। उसने एक घर, प्यार करने वाले शोहर और फूल से बच्चों की ख्वाहिश की थी। आग उगलने वाली राइफल के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम बात जारी रखता हुआ बोला, हम डाकुओं के चंद उसूल हैं, इन्हें हमेशा याद रखना। सबसे पहला उसूल वफादारी है। गिरोह के सरदार और अपने साथियों के साथ कभी बेवफाई नहीं करना। पुलिस मुकाबले के दौरान अगर कोई जख्मी हो जाए या मर जाए तो उसे पीछे नहीं छोड़ना। जैसे भी मुमकिन हो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करना, ख्वाह कंधों पर ही उठाकर क्यों ना ले जाना पड़े। चोरी के माल को कभी नहीं छुपाना, ख्वाह 1 रुपया हो या 1 लाख रुपया। अगर कभी गिरफ्तार हो जाओ तो पुलिस के सामने जुबान नहीं खोलना। अपने साथियों के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना, बेशक वो तुम्हारी खाल ही क्यों न खींच लें। जो डाकू पुलिस के तशद्दुद से घबराकर अपने साथियों की मुखबरी करता है, उसे दोबारा कोई अपने गिरोह में शामिल नहीं करता। बाज को तो उसके साथी कत्ल भी कर देते हैं। हमारा जो आदमी गिरफ्तार हो जाता है, हम उसके घर वालों को खर्चा भी देते हैं और उसकी जमानत वगैरह भी कराते हैं। लेकिन जो शख्स गिरोह के राज उगल देता है, उसके घर वालों का खर्चा बंद कर दिया जाता है और उसकी कानूनी मदद भी नहीं की जाती। फूलन हिचकिचाती हुई बोली, विक्रम मुझे कांटों में मत घसीट, मैं इज्जत के साथ जीना चाहती हूं। अरे छोड़, बड़ी इज्जत हो चुकी है तेरी। गांव में जाएगी तो फिर भेड़ बन जाएगी। इस जंगल में तो तू शेरनी है, शेरनी। फूलन ने सोचा कि उसे मौका पाकर वहां से फरार हो जाना चाहिए। वो कई रोज तक इस मामले पर गौर करती रही। अगर उसका खानदान मजबूत होता, रिश्तेदारों में भाईचारा होता, तो उसे इस तरह दुनिया के हाथों जलील ना होना पड़ता। उसे घर तिनकों का बना हुआ घोंसला मालूम होता था, जो चारों तरफ से तूफान की जद में हो। वो कमजोर घर उसे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता था। उसे ये भी डर था कि उसकी जमानत मनसूख ना हो गई हो। वो इसी सोचो विचार में थी कि वारदात वाला दिन आ गया। विक्रम बल्लाह ने दरिया के किनारे एक गांव का इंतखाब किया था। उसके आदमी कई रोज से गांव की निगरानी कर रहे थे। उन्होंने रात के 2 बजे दरिया पार किया और चंद आदमियों को गांव में दाखिल होने वाले रास्तों की निगरानी के लिए आगे भेज दिया। फूलन विक्रम के शाना बिशाना चल रही थी। उसके कंधे पर राइफल लटक रही थी और पेटी में खंजर का दस्ता दिखाई दे रहा था। तुझे डर तो नहीं लग रहा? विक्रम ने पूछा। थोड़ा थोड़ा। पहली दफा सबको डर लगता है, विक्रम ने कहा, लेकिन दूसरी दफा गीदड़ भी शेर हो जाता है। तू देखना किसी की मजाल नहीं जो हमारे सामने सीधा खड़ा हो सके। तारीकी में लिपटे हुए गांव पर सन्नाटा तारी था। कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। तमाम डाकू निहायत खामोशी के साथ आगे बढ़ रहे थे। विक्रम ने फूलन की तरफ देखा, फिर हौले से बोला, इस गांव में हमारे कुछ हमदर्द भी रहते हैं। हम वक्तन फ़वक्तन उनकी माली मदद करते रहते हैं और वो हमारे लिए मुखबरी करते हैं। क्या तुम लोग गोली भी चलाओगे? फूलन ने पूछा। हम कोशिश यही करते हैं कि बगैर गोली के काम निकल जाए, लेकिन अगर कोई ज्यादा सूरमा बनने की कोशिश करे तो हम उसे फौरन ठंडा कर देते हैं। इस धंधे में फौरन फैसला करना पड़ता है। अगर कोई शख्स मुकाबले पर उतर आए या हथियार निकाल ले तो फिर 1 मिनट की देर भी खतरनाक हो सकती है। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनाई दीं। आगे चलने वाले डाकू इसके लिए तैयार थे।
उन्होंने अपने थैलों से गोश्त के टुकड़े निकालकर कुत्तों के आगे डालने शुरू कर दिए। चंद लम्हों के अंदर कुत्तों की आवाज़ें मौकूफ़ हो गईं। अलबत्ता गांव के दूसरे हिस्सों से भौंकने की आवाज़ें बंद नहीं हुई थीं। विक्रम ने अपनी राइफल बगल में दबा ली और फूलन से बोला, तुम भी अपनी राइफल बगल में दबा लो, हमारा काम शुरू हो चुका है। फूलन ने उसके हुक्म की तामील की। इस असना में कुछ डाकू मुख्तलिफ घरों की दीवारें फांदकर अंदर घुस गए और उसके साथ ही चीखों की आवाज़ें गूंजने लगीं। फूलन को फौरन वो वक्त याद आ गया जब विक्रम और बाबू गुज्जर उसके घर में दाखिल हुए थे। इस वक्त विक्रम के साथ फूलन के अलावा 2 डाकू और भी थे। एक डाकू एक दरवाजे के सामने पहुंचकर बोला, उस्ताद, ये है वो घर, दरवाज़ा तोड़ दूं? नहीं, विक्रम ने कहा, पहले खटखटाओ। उस डाकू ने दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। दूसरा डाकू मकान के पिछले दरवाजे की तरफ चला गया। तीसरी दफ़ा दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से खौफ में डूबी हुई आवाज़ उभरी, हम गरीब लोग हैं महाराज, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। डाकू ने गाली देकर कहा, महाराज की औलाद, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो पूरे घर को आग लगा दूंगा। विक्रम ने फूलन के कान में कहा, ये ठाकुर का घर है, अच्छी खासी जमींदारी है इसकी, ज़रा होशियार रहना, इसके पास असला भी है। खोलते हो या छिड़कूं मट्टी का तेल? डाकू ने कहा, सारे कुंबे को भून कर रख दूंगा। उसने बड़े जोर से राइफल का बट दरवाजे पर मारा। अंदर से औरतों और बच्चों के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। डाकू ने मजीद कुंदे रसीद किए तो दरवाज़ा खुल गया। इसके साथ ही विक्रम अल्लाह अपने साथी के हमरा अंदर दाखिल हो गया और टार्च रोशन करके अंदर का जायज़ा लिया। पहले कमरे में एक मोहम्मद ठाकुर कांप रहा था। उसे देखकर फूलन को नारायण सिंह और जे करण सिंह याद आ गए। उसका जी चाहा कि ठाकुर को गोलियों से छलनी कर दे। बुढ़े, विक्रम ने तहकुमाना लहजा में कहा, तेरा बाकी कुंबा किधर है? सिर्फ औरतें और बच्चे हैं सरकार, ठाकुर ने कहा। दूसरे कमरे में हैं, होल रहे हैं जी, आपको देखकर उनका दम निकल जाएगा जी। उसने चंद नोट दोनों हाथों पर रखकर आगे किए। इस समय घर में यही कुछ है जी, ये रख लें जी। वो 5 और 10 रुपए वाले चंद नोट थे। विक्रम ने वो नोट उठाकर ठाकर के मुंह पर दे मारे और 2-4 लातें भी रसीद की। फिर वो उसे धक्के देता हुआ अगले कमरे में ले गया। वहां बूढ़ी ठाकुरानी 2 नौजवान लड़कियों को अपने साथ चिमटाए कोने में दुबकी बैठी थी। तीनों के हलक से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थीं। विक्रम ने गुस्सा में कहा, औरत खड़ी हो जा, बंद कर ये आवाजें। औरत के मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई और वो सीधी खड़ी हो गई। दोनों नौजवान लड़कियां उसी तरह उसके साथ चिमटी हुई थीं जैसे कोई मुतलातम समंदर में शहतीर के साथ चिमट जाता है। उसी लम्हे चारपाई के नीचे से सरसराहट की आवाज उभरी। विक्रम की टार्च का रुख फौरन चारपाई की तरफ हो गया। चारपाई के नीचे पैरों के 3 जोड़े नजर आ रहे थे। विक्रम के इशारे पर उसके साथी ने चारपाई को उठाकर परे फेंक दिया। वहां एक 30-32 साला नौजवान और 2 लड़के थे। एक की उम्र 15-16 बरस और दूसरे की 8-9 बरस के लगभग थी। विक्रम गर्जा, गीदड़ के बच्चों, सीधे खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। तीनों सीधे खड़े हो गए और तीनों ने बेयक वक्त हाथ जोड़ दिए। छोटे लड़कों ने रोना शुरू कर दिया।
बूढ़ी औरत के साथ लिपटी हुई लड़कियों की आवाज़ें भी नुमायां होने लगी। मर्द मिन्नत करता हुआ बोला, महाराज हम पर रहम करो, हम गरीब लोग हैं। खामोश, विक्रम चिल्लाया। सब चुप हो जाओ। और कौन है इस घर में? फूलन ने देखा कि कोने में कपड़े की गठड़ी हिल रही है। विक्रम की भी उस गठड़ी पर नजर पड़ गई। उसने आगे बढ़कर गठड़ी को ठोकर मारी तो उसके नीचे से एक नौजवान औरत निकल आई। विक्रम ने उसे ठोकर मारी और कहा, सीधी खड़ी हो जा। औरत ने फौरन हुक्म की तामील की। उसकी उम्र 26 बरस के लगभग थी। रंग सुर्ख सफ़ेद और नकूश तीखे थे। वो इंतहाई खूबसूरत औरत थी। शायद यही वजह थी कि उसे कपड़ों के नीचे छुपाया गया था। वो ना तो कुछ बोली और ना ही ठोकर लगने पर कोई आवाज़ निकाली। उसकी मोटी मोटी आंखों में खौफ के साए लहरा रहे थे और वो पलकें चपकाए बगैर विक्रम की तरफ देख रही थी। दोनों हाथ सर पर रख लो, विक्रम ने उसे हुक्म दिया। फिर दूसरी लड़कियों को मुखातिब करके बोला, तुम दोनों भी इधर आ जाओ और सरों पर हाथ रख लो। दोनों लड़कियां बूढ़ी औरत से अलग होने पर तैयार ना थीं। विक्रम ने उन्हें दोबारा हुक्म दिया और एक हवाई फायर कर दिया। लड़कियां फिलफौर बूढ़ी औरत से अलग हो गईं और सरों पर हाथ रखकर नौजवान औरत के करीब आ गईं। एक की उम्र 15-16 बरस और दूसरी की 18-19 बरस के लगभग थी। उनके मुंह खुले हुए थे और वो किसी नाजुक शाख की मानंद लरज रही थीं। इस दौरान विक्रम के दोनों साथी घर के अंदर बाकी सामान जमा करने में मसरूफ थे। विक्रम ने मर्दों और औरतों को एक कोने में खड़ा कर दिया और फूलन से मुखातिब होकर बोला, तेरे को खाना पकाने में परेशानी होती थी ना, इसको साथ ले चलते हैं। बड़ी सुगड़ और सलीका शुआर लगे है। ठाकुरानी फूलन के सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, बेटी हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। मेरी बहू को कुछ ना कहना। मेरे बुढ़ापे की लाज रख लेना। मैं तेरे आगे अपनी झोली फैलाती हूं। मैं भी किसी की बहू बेटी हूं, फूलन बोली, पर मेरे पे तो किसी ठाकुर ने तरस ना खाया। विक्रम नौजवान औरत का बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, क्या दीदे फाड़ कर देख रही है? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम सरला है, औरत ने स्पार्ट लहजा में कहा। बाजू छोड़ मेरा। विक्रम उसे झंझोड़ता हुआ बोला, जेवर और नकदी किधर है? मेरे पास ये 2 झुमके और एक नथ है। सरला अपने झुमके उतारती हुई बोली, ये लेने हो तो ले लो, बाकी का मुझे पता नहीं। उसने एक झुमका खुद उतारा और दूसरा विक्रम ने खींच लिया। दर्द की वजह से सरला के चेहरे पर कर्ब के आसार नमूदार हो गए, पर उसके मुंह से सी की आवाज भी नहीं निकली। ताहम जब्त की वजह से उसकी आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। इसी असना में दोनों डाकू एक गठड़ी लिए नमूदार हुए। एक ने अपनी बंदूक के अलावा एक शॉटगन भी उठा रखी थी। नथ भी उतार दूं? सरला ने पूछा। रहने दे, विक्रम ने कहा। नथ डेरे पर चलकर उतार लेंगे। बूढ़े ठाकर ने आगे बढ़कर विक्रम के पांव पकड़ लिए, बोला, मैं तुम्हें भगवान का वास्ता देता हूं, मेरी बहू को लेकर नहीं जाओ। कौन से भगवान की बात करते हो ठाकुर? उस भगवान की जो सबका भगवान है, हमारा तुम्हारा सबका। हम तो नीच लोग हैं, हमारा तुम्हारा भगवान एक कैसे हो गया? विक्रम मल्लाह ने कहका लगाया। सुन रही हो फूलन देवी,
ये कहता है हमारा तुम्हारा भगवान एक है। क्यों झूठ बोलते हो ठाकुर? मैं झूठ ना बोलूं जी, ठाकुर बोला। भगवान सबका एक ही होवे। ठाकुर, तुम खत्रियों और ब्राह्मणों ने अपने भगवान को ऐसे मंदिरों में बंद कर रखा है जिनके अंदर नीच जात के हिंदू हरिजन कदम नहीं रख सकते। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुम लोगों ने भगवान को मंदिरों में कैद नहीं कर रखा? बोलते क्यों नहीं ठाकुर? महाराज, पुस्तकों में यही लिखा है। क्या लिखा है पुस्तकों में? फूलन ने पूछा। ठाकुर उसकी बात का जवाब देने की बजाय मिन्नत समाजत करने लगा। मैं बताता हूं, विक्रम बोला। इनकी पुस्तकों में ये लिखा है कि कुछ इंसान नीच, मलीच और कमी कमीन होते हैं। वो मंदिरों में कदम नहीं रख सकते, भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकते, इन ऊंची जात वालों की बराबरी नहीं कर सकते। इनके कुएं से पानी का डोल निकालने तो सारा कुआं भ्रष्ट हो जावे। जिन पुस्तकों में ऐसी बातें लिखी हैं वो उस भगवान की पुस्तक नहीं हो सकती जो सबका भगवान है। उसने सरला का बाजू पकड़ा। चल रही छोकरी, चल आगे। ठाकुरानी ने विक्रम के पांव पकड़ लिए, बोली, रहम करो, रहम करो, ये हमारी इज्जत है, इसे ना लेकर जाओ। विक्रम उसकी बेटी की तरफ इशारा करता हुआ बोला, तो फिर इस छोकरी को ले जाते हैं। दोनों लड़कियां सिमटकर ठाकुर के पीछे हो गईं। नौजवान मर्द अभी तक कुछ नहीं बोला था। विक्रम ने उसके कंधे पर राइफल का कंधा मारते हुए कहा, तू क्यों चुप खड़ा है? मिन्नत क्यों नहीं करता? ये क्या लगती है तेरी? ये मेरी घर वाली है, नौजवान ने जवाब दिया। उसके लहजा में थोड़ी सी अकड़ पाई जाती थी। तुमने मेरे मां बाप की मिन्नत की परवाह ना की तो मेरी परवाह क्या करोगे? विक्रम ने उसे जोर की लात रसीद की, बोला, आंखें नीची करके बात कर। इस वक्त हम ऊंची जात वाले हैं और तू नीच है। चल फूलन देवी के चरणों को छू। नौजवान ऐसा करने में मुताम्मल था, लेकिन जब विक्रम ने उसे 2-4 कंधे रसीद किए तो वो झुक गया और झुककर फूलन देवी के कदमों को हाथ लगाए। अब समझे ऊंच नीच किसको कहते हैं? विक्रम ने कहा। जो जोर आवर है वही ऊंचा है। अगर कभी हमें हुकूमत मिल गई तो हम राज तिलक वालों से नालियां साफ करवाएंगे। याद रखो, भगवान कभी जात पात ना पूछे। क्या खूब कहावत है, जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। जो भगवान की पूजा करता है वही उसको प्यारा है। फिर वो बात बदलता हुआ बोला, हम इस छोकरी को साथ ले जा रहे हैं। पुलिस को बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। फूलन उसको टोकती हुई बोली, विक्रम, लड़की को रहने दो, इसको कुछ मत कहो। विक्रम ने गुस्सा से फूलन की तरफ देखा, लेकिन फौरन ही उसका चेहरा नर्म हो गया। बोला, तू कहती है तो छोड़ देता हूं। उसने सरला को छोड़ दिया और उसके शोहर को पकड़ लिया। इसको ले चलते हैं ठाकुर। अगर बेटे की जरूरत है तो 1 हफ्ता के अंदर 20,000 रुपये का इंतजाम कर रखना, वरना 1 हफ्ता बाद इसकी लाश तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम्हारी बहू को फूलन देवी के कहने पर छोड़ रहा हूं, समझे? वो बार बार फूलन देवी का नाम ले रहा था ताकि घर वाले इस नाम को याद रखें और पुलिस को बता दें।